ममता और मैं महामहिम का स्वागत करता हूं। इन्होंने बहुत अपना कीमती समय निकाला और इंडिया न्यूज़ के लिए दिया। पहले पूरा इंडिया न्यूज़ परिवार आपको सर धन्यवाद करता है और तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करता हूं कि नहीं, आपने अपना कीमती सब समय निकाला और हम लोग आज जो है बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, आपके संघर्ष को लेके बात करेंगे, आपके सेना के दिनों की यादों को लेके बात करेंगे और मैं समझता हूं कि उससे लोग सीखेंगे और जानेंगे कि नहीं, दुनिया में अगर दुनिया को बदलना है तो पहले तो खुद को बदलना होगा। सर आपका स्वागत है। हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं और सर मेरा जो पहला प्रश्न था, मैं बहुत आपको जब पढ़ रहा था, हमने कहा कि साहब से मैं क्या पूछूंगा, जरा पहले कुछ पढ़ लिया जाए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप सेना में अधिकारी थे, राज्यपाल के रूप में आपने बहुत अच्छे जो है यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली कि आपने सब जगह जो है कोड लगा दिया है कि भाई जो कुछ है सब दुनिया देखे, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि यहाँ पे रहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, कभी बचपन आपको याद आता है अपना? कुछ पुराने दिन याद आते हैं कि काश जब मैं छोटा था तो क्या करता था और कैसे दिन होते थे? सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद और नमस्कार जी। ये मेरा सौभाग्य है कि हरिद्वार में पावन गंगा जी के तट के ऊपर में आकर अपने परिवार के साथ में बातचीत करना, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। और एक और बात है कि ये क्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने 9 देवियों की पूजा की जी। उसके बाद में दशहरा विजयदशमी मनाया, विच इज द विक्ट्री ऑफ ट्रुथ ओवर इविल। और अभी इस क्षण में हम दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं। तो कोई भी जो मंथन चिंतन इस समय में होता है और ऐसे भव्य और दिव्य स्थान के ऊपर में अपने आप में बहुत मजा आने वाला है। भाई जोरदार ताली बजाइए, गवर्नर साहब की सोच बताता है हमें। सर आपने पहला प्रश्न ही जो पूछा है, ऐसे कहते हैं कि क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम। आपने पहला सवाल बचपन के बारे में किया है। सर मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि मेरा जन्म अमृतसर में एक बहुत छोटे से गांव में हुआ जो गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। सर और जब मैं छोटा था गांव में, हमारे गांव में काफी सेना में थे। जिस प्रकार उत्तराखंड में हर एक घर से कोई ना कोई सेना के अंदर में है सर, उसी प्रकार हमारे गांव में भी सेना में थे, लेकिन कोई भी ऑफिसर नहीं था। तो मैं जब भी गुरुद्वारे साहब जाता था, जब भी हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल जाता था, मैं वाहेगुरु से यही प्रार्थना करता था, वाहेगुरु मेरे को कैप्टन बना देना। क्या बात है। मैं कहता था कि वाहेगुरु मेरे कंधे के ऊपर में 3 सितारे लगा देना। और प्रभु ने उस प्रार्थना को इतना सीरियसली लिया कि मेरे को 3 स्टार जनरल बना दिया। क्या बात इंडियन है। आर्मी के। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। और आपका मतलब एक तो ये तो है कि भाई आपने भगवान से मांगा, प्रभु से मांगा, लेकिन आपके मन में ये कब आया कि मुझे सेना में ही जाना है और अफसर बनना है? एक मतलब किससे प्रेरणा मिली? क्योंकि बहुत सारे लोग सैनिक रहे होंगे, उन्होंने युद्ध भी लड़ा होगा, लेकिन आपके मन में कौन सी घटना ने, कौन सा ऐसा वाकया हो गया जिसने कहा कि नहीं, मुझे तो सेना में जाना है और बड़े पद पे जाना है, और भगवान भी आपकी सुन रहे थे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब जन्म आपका अमृतसर में बॉर्डर एरिया में होता है तो आपको एक देश की रक्षा के लिए और राष्ट्र प्रथम की भावना वहीं से होती है। दूसरा, एक सिख परिवार के अंदर में जन्म हुआ है तो एकदम शुरू से ही कि मैं अपने राष्ट्र के लिए क्या कर रहा हूं, किस प्रकार से मैं अपने राष्ट्र समाज और जनहित में कार्य करूं। और ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक अलग ही एक तत्व होता है ना सर, वो सिख परिवार में, सिख धर्म से दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में हर वक्त 2 ग्रोथ इकट्ठी हुई। एक ग्रोथ जिसके अंदर में गुरु नानक देव जी का जो डिविनिटी, जो दिव्यता, वो, और दूसरी तरफ में गुरु गोविंद सिंह जी का रूप जिसके अंदर में साहस, शौर्य और सुप्रीम सेक्रीफाइस। जब ऐसे माहौल में रहते हैं तो दिल करता है कुछ ना कुछ करके फौज में जाना है। उत्तराखंड में भी सिमिलर है जी। ऐसा लगता है सबको कि चलते हैं फौज के अंदर में
देश की सेवा करेंगे। बस मुझे लगता है कि ऐसी ही भावना थी। और सच कहूं तो जब भी मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि गुरुद्वारा साहब में जाता था जी, हाथ जोड़ के प्रभु से यही कहता था कि वाहेगुरु फौज में मेरे को भर्ती जरूर करवा दे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और मन से दिल से अगर कुछ आप मांगते हैं ना तो ऊपर वाला भी दे जाता है। सर, एक और मेरे मन में सवाल था कि जब आप सेना में चले गए तो उस दौरान ट्रेनिंग बड़ी कठिन होती थी, बड़ा टफ जो है समय रहता था, तो उसकी कुछ यादें हैं, आप कुछ शेयर करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन होता है सेना में जाने का, और खास तौर पे आप देखिए आज के जो नवयुवक हैं, प्रधानमंत्री जी ने देखिए एक नई शुरुआत की थी, अभी आपने देखा कि कितने सारे लोग उसमें भर्ती हुए अग्निवीर के रूप में जिसको हम कह रहे हैं। तो वो जो मोटिवेशन है आपका, जो उस दौरान का जो अनुभव है, हम चाहते हैं कि वो भी आप शेयर करें जिससे लोग इसको सुने और उससे प्रेरित हों। मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि मैंने 10 साल ट्रेनिंग की ऑफिसर बनने से पहले। मैं 10 साल का था जब सैनिक स्कूल में भर्ती हो गया। सर, वहाँ पर 6 साल की ट्रेनिंग की, उसके बाद 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में, फिर 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर में ट्रेनिंग की। और मुझे ऐसा लगता है कि यही एक क्रैडल थी, यही एक जीवन का झूला था जिसके अंदर में लीडरशिप को सीखा है, बहुत बारीकी से सीखा है। और इन 10 साल के अंदर में यूनिफॉर्म डाली है। इस 10 साल के अंदर में सुबह उठकर पीटी की है। क्या बात। और इस पूरे ही 10 साल के अंदर में अपने आप को एक ऐसे इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म पे रखा। और मैं एक चीज आपसे साझा करना चाहता हूं कि इन 10 साल के दौरान अपने आप को खुद सेल्फ ट्रेनिंग के लिए बहुत उकसाया है। मैंने अपने आप को ये कहा कि अपनी नाभि के अंदर, अपने बदन के अंदर में मैंने कहा कि जो गुरु नानक देव जी के अंदर में 4 क्वालिटीज, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनोसेंस, हम्बलनेस, नम्रता और कंपैशन, करुणा, ये यहाँ पर, लेकिन एक फौजी के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी का जो वचन है, निश्चय कर अपनी जीत करो और शुभ कर्मन ते कभू ना टरो। क्या बात। और इस वक्त ये भी था कि किस प्रकार अपने आप को एक ऑफिसर बनाना है, मतलब किस प्रकार एक जो वार्तालाप करना है, एक संवाद करना है, एक बातचीत करनी है, वो किस प्रकार आत्मा के स्तर पर करनी है। क्योंकि ये जो फौज का प्रोफेशन है, इसमें द क्वेश्चन इज ऑफ लाइफ एंड डेथ। यस। जो आप बोलते हैं वो आपके जवान को इस प्रकार समर्थ करना है कि लड़ाई में दुश्मन ही हारेगा। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये थी कि किस प्रकार सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, एक विल पावर को बनाना है। बचपन में ऐसे बहुत मौके आते थे, दिल करता था कि सुबह मत उठो, ज्यादा खा लो, इस प्रकार के आते थे। लेकिन हर पल में स्कूल के अंदर में यही ट्रेनिंग होती थी कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, आपका सेल्फ कंट्रोल किस प्रकार होना चाहिए, आपकी विल पावर कैसे होनी चाहिए। और एक क्या कहूं, एक जज्बा, एक लगन, एक पैशन। काम तो सारे करते हैं, लेकिन जो देश की रक्षा के लिए करते हैं उनके अंदर में एक ऐसी लगन, एक ऐसी पैशन पैदा करने की जरूरत है। ये सब ट्रेनिंग के दौरान हुआ। कभी कभी ऐसा लगता था कि घर से बाहर हैं, घर से दूर हैं, माता पिता की बहुत याद आती थी, काफी कठिनाइयां भी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग का सिस्टम बहुत सुंदर है। और मुझे याद है कि जब मैं 7th क्लास में था सर, तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मेरे को इनाम मिला। और उस वक्त में जो पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह जी थे, वो आए थे, उनसे पुरस्कार लिया था। उस फोटोग्राफ ने मेरे को पूरा जीवन में उत्साहित किया कि यस आई कैन अचीव समथिंग। क्या बात है। और मैं एक और साझा करना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात प्लीज सर, कि वहां पर स्कूल के अंदर में जैसे जो सरदार बच्चे होते हैं, बाल होते हैं, तो ड्रामा के अंदर में कोई लड़की का रोल करवा देते हैं, ऐसे करके कभी-कभी ऐसे होता है। तो एक ड्रामेटिक क्लब मैंने ज्वाइन किया, तो उनका जो
मंकीज पॉ ऐसे करके एक ड्रामा था, उसके अंदर में मेरे को मिसेस वाइट बना दिया और वो इंग्लिश में था तो सेंटेंस भी काफी रटने पड़े। तो मैंने अपने टीचर को बोला कि जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मेरे को 1 मिनट देना अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, इससे पहले कि मैं अपना पहला सेंटेंस बोलूं। तो मैं स्टेज में गया और जैसे स्टेज में पहुंचा तो एकदम पूरा वाइट वाइट ऐसा लग रहा था जैसे बादल छा गए हों। तो मैंने अंदर से वाहिगुरु वाहिगुरु कहना शुरू किया, भगवान को पुकारा, तो फिर बादल एकदम छटने लग गए। और जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोलने का मुंह खोला ही तो उस वक्त में ऑडियंस के अंदर में एक बच्चा बोलता है आंटी। तो उसके बाद में एकदम सब हंसने पर लग गए और फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। लेकिन उसके बाद में जो मैंने अपने आप को बोला कि जंग यहां से शुरू होती है, उसके बाद स्टेज में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री की एक बात कोट करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय का कहना ये होता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा उस लक्ष्य को देखते रहिए, उसकी समय समय पे समीक्षा करिए और समीक्षा करने के बाद ये तय करिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, तभी आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। और शायद मैं समझता हूँ कि हमारे महामहिम गुरमीत सिंह जी ऐसे ही हैं कुछ कि लक्ष्य को इन्होंने हासिल करने के लिए समय समय पे अपनी समीक्षा की, अपने खुद प्रत्यंता चढ़ाया और कहा कि नहीं, मुझे पीछे हटना ही नहीं है। सर, एक चीज़ और मैं पूछना ये आप चाह रहा हूँ कि चाइना पे आपको बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है और पाकिस्तान और चाइना की हमेशा निगाह भारत पे लगी रहती है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड आने के बाद आपने इसको और बड़ा नज़दीक से देखा, सेना में रहने के कारण आपका इसका अनुभव बहुत विशाल रहा होगा। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी उत्तराखंड में आपके आने के बाद क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान दिया। खैर, ये डिफेंस का मामला है, लेकिन एक तरीके से लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। चाइना हमारे राष्ट्र के लिए एक प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में था, कैडेट था सर, तो मैंने चाइनीज तभी सीखी थी। तो मैं चाइनीज में डिस्टिंक्शन भी था। क्या बात है भाई। देखिए, मेरे को ये मन में चाहत थी कि एक ना एक दिन चाइना के साथ में हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमको तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए वो भाषा का जानकारी होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं कि 8 साल इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में नौकरी करने का अवसर मिला सर। मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर पिछले 30 साल के ऊपर पे हूं। 8 बार चाइना गया हूं और एक बार ताइवान के अंदर में भी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इसका केस किया है। मैं तो जब कर्नल था तो 2 साल का मैंने अवकाश लिया, स्टडी लीव, और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर में भी रिसर्च की। मेरा ऐसा सोच विचार है कि हमको चाइना के बारे में जानना सबसे जरूरी है। और दूसरी बात यह है, उससे भी इंपॉर्टेंट है, वी गॉट टू नो आवर ओन सेल्फ वर्थ। हम भारतीय क्या चीज हैं, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कि गलवान में हमारे 20 जो बलवान थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उस आहुति के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि पीएलए क्या है, उनके सैनिक क्या है। उस रात, जोरदार तालियां प्लीज, बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। उस रात को उन्होंने 100 से ज्यादा जो चाइनीज सोल्जर थे, बिना हथियार इस्तेमाल किए उनको, आपको मालूम है कहां मारो, हमने वीडियो देखे हैं, हम लोगों ने वीडियो देखे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो एक ऐसे भ्रम सा फैलाया हुआ था कि पीएलए सोल्जर बहुत तगड़े हैं, लेकिन उस रात को उन्होंने पूरी दुनिया को उनके झूठ का पोल एकदम खोल दी। मैं तो खुद कई बार, जैसे मैंने बताया, चाइना गया था। मैं असम रेजिमेंट का हूं। मेरे असम रेजिमेंट के अंदर में, मेरी यूनिट के अंदर में नॉर्थ ईस्ट के सोल्जर्स थे, और मैं तो जब भी चाइना जाता था तो मैं अब चाइनीज सोल्जर को अपने सोल्जर से कंपेयर करता था, एंड आई वाज कंफर्म्ड बियॉन्ड डाउट दैट आवर सोल्जर्स आर मच सुपीरियर। मैं आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात साझा करना चाहता हूं सर। मैं
एक मिलिट्री डेलीगेशन को लीड किया था चाइना में, उरुमची, बीजिंग और शंघाई में गया था। तो जब हम उरुमची गए तो वापस आ रहे थे, तो जो लेजन ऑफिसर थे वो एक लेडी वुमेन ऑफिसर थी, पीएलए की, कर्नल साहब थी, वो हमारे साथ थी। तो उन्होंने कहा कि जिस रास्ते में हम जा रहे हैं एक शहर पड़ेगा, तो यू मे लाइक टू सी दिस टाउन, दिस अ न्यू टाउन, और हमारे पास में 1.5 घंटा है। तो आई सेड फाइन। हम रास्ते में उस शहर में रुके। मैं डेलीगेशन का लीडर था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी में ही बैठूंगा, क्योंकि मैं कुछ प्लानिंग करना चाहता था। तो बाकी के ऑफिसर घूमने गए। 1 घंटा खत्म हो गया, एक ऑफिसर नहीं लौटा और बाकी सब ऑफिसर आ गए। तो ये जो चाइनीज पीएलए वुमेन ऑफिसर थी, वो एक तो एकदम घबरा गई। वो कहती है कि सर, वन ऑफिसर हैव नॉट रिटर्न। शी वाज गेटिंग स्केयर्ड। सो आई टोल्ड हर, आई सेड डोंट वरी, विल वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स। और मैंने अपने अंदर में वाहेगुरु को याद किया। मैं बोला कि वाहेगुरु, गड़बड़ मत कर देना। क्या बात है। मैंने बोला कि ये बात राष्ट्र की बात है, और उस ऑफिसर को जो नहीं पहुंचाया उसको वापस आप मदद कीजिए आने के लिए। नई जगह थी, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम थी। फिर 15 मिनट भी हो गए। मैंने देखा कि वो जो चाइनीज ऑफिसर थी वो तो एकदम घबरा गई बुरी तरह से कि अब क्या होगा टेक। तो शी सेड सर, वो ऐसे करने लगी। तो मैंने उसको कहा कि डोंट वरी, वेट फॉर अनदर 15 मिनट्स, आई एम डेफिनेट द ऑफिसर विल बी बैक। और फिर मैंने अपनी आंखें बंद की। फिर मैंने सीरियसली वाहेगुरु को बोला कि वाहेगुरु, गड़बड़ मत कर देना, ये बात भारत की है, राष्ट्र की है। क्या बात है। तो बड़े दिल से मैंने वाहेगुरु के साथ संवाद किया, और 5 मिनट पहले डेट से वो ऑफिसर वापस आ गया। बहुत बढ़िया। और वो ऑफिसर भी टर्बन्ड ऑफिसर था, सरदार जी थे, मेजर साहब थे। तो उसने आते ही कहा, सर आई एम सॉरी। आई सेड डोंट वरी, इट हैपेंस इन अ न्यू प्लेस। ही सेड, आई सेड डोंट वरी। तो ये जो चाइनीज पीएलए ऑफिसर थी, उसने क्या कहा, आई मस्ट शेयर विद यू। उसने कहा, सर मैंने तो पढ़ा ही था कि भारतवर्ष में भारत के जो पेशेंस, धैर्य, जो लीडरशिप है वो अलग ही स्टैंडर्ड की होती है। उसने कहा अगर आपकी जगह पीएलए ऑफिसर होता तो अभी तक मार दिया होता मेरे को। और उसने अगली बात क्या कही, ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि आज मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि भारत एक बहुत ही विशाल, दिव्य और भव्य राष्ट्र है। उसने कहा मेरे को, सर कैन आई टच योर फीट। क्या बात है। तो मैंने उसको कहा कि हमारे परिवार के अंदर में लड़कियां पैरों को हाथ नहीं लगाती हैं, तो यू प्लीज डोंट टच माय फीट। एंड शी टोल्ड मी, शी सेड कि चाइनीज वाले कोई ज्यादा रिलीजन नहीं मानते हैं, उनकी सोच विचार अलग है। जी जी। लेकिन सबके अंदर में एक सोच विचार अवश्य है कि चाइनीज सोचते हैं कि अगले जन्म में उनको इंडिया में जन्म मिले, इसके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके विश्वास को देख के सर मैं बड़ा मतलब बहुत प्रभावित हुआ, और मुझे लगता है कि नहीं, आपके पास आके और अगर मन से कुछ हो और आपको बता दे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। आपके 3-4 बातें सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुआ कि अगर आपके मन में कुछ है और आपने महामहिम को बता दिया और उन्होंने मांग लिया ऊपर से, तो गुरु नानक जी दे देंगे, ये मुझे यकीन हो गया। अब इससे जो है इसको हम लोग भविष्य में आजमाएंगे। लेकिन चलिए अब हम लोग सेना से बाहर निकल के आपके राज्यपाल बनने की कहानी पे आते हैं, क्योंकि आप बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत बहुत शानदार बोलते हैं, बहुत रुक के बोलते हैं, बहुत स्थिरता से बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि वक्ता तो आप शानदार हैं, उसका तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एज ए गवर्नर उत्तराखंड आपका आना, ये मतलब हम लोग, मैं भी बहुत दिनों से जर्नलिज्म कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, आपको यहाँ कैसे भेजा गया? क्योंकि ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है जो सब लोग जरूर जानना चाहेंगे। कयास तो पत्रकार लगाते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कयास लगाया कि चूंकि चाइना का मामला है इसलिए
जो है सेना से जुड़े हुए व्यक्ति को भेजा जा रहा है, जिससे कि वहां सेंसिटिव मामला हो तो उसको देखा जा सके। लेकिन आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आपका मतलब कमाल की बात है। अरविंद जी, इसमें भी एक हरिद्वार का रहस्य छुपा हुआ है। क्या बात है, देखिए। मैं आपको मैं 1996 टू 1999 टनकपुर के पास बनबसा कैंट में कमांडिंग ऑफिसर था। सर, एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे सेंट्री हमारे सुबेदार मेजर साहब के पास में आया। हाँ। उसने कहा कि एक पंडित जी आए हैं, दाढ़ी है, पगड़ी डाली है और कह रहे हैं कि हरिद्वार से आए हैं, वो आपको मिलना चाहते हैं। और जो मेरे सोल्जर हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, नागा, मिजो, ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे जवान हैं असम में होने की वजह से। तो जो मेरे सुबेदार मेजर साहब थे वो भी नागालैंड के थे। तो मैंने उनको कहा प्लीज वो पंडित जी को आप बुला लीजिए, क्योंकि फौज में हम रिलीजियस टीचर्स को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मान और सम्मान देते हैं। सर, तो वो पंडित जी आए मेरे पास में, तो मैंने उनको बैठाया और चाय मिठाई वगैरह खिलाया। तो उन्होंने एक बात कही, ये बात है 1996 की। उन्होंने कहा कि कर्नल साहब, उस वक्त मैं कर्नल था, कहा कि कर्नल साहब आप एक दिन लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे। क्या बात। तो मैंने, सभी पंडित जी बहुत अच्छा ऐसे बोलते हैं, तो मैंने सोचा उसी बहाव में होगा। तो मैंने इमीडिएटली सुबेदार मेजर साहब को बोला, साहब 1001 रुपए दक्षिणा निकालिए और एक मिठाई का डब्बा लाइए। क्या बात है। तो उनको दिया। फिर शाम को जाके मैंने अपनी पत्नी को बोला कि आज एक पंडित जी आए थे कि हरिद्वार तो उन्होंने आख्या कि आप लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे। तो बात वही खत्म हो गई। उसके बाद में जब मैं लेफ्टिनेंट जनरल बना तो मैं श्रीनगर का कोर कमांडर बना। सर, तो उसी दिन मैंने उनको याद किया कि आपने कहा था, मैं अपनी वाइफ को भी बोला कि याद है आपको हरिद्वार के एक पंडित जी ने ये कहा था। तो हमने हृदय से ही उनका आभार प्रकट किया। तो उसके बाद में मेरी पोस्टिंग दिल्ली होगी। मैं डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ था, लोधिया स्टेट के पास हमारा बंगला था। सर, तो एक दिन संडे का दिन और सेंट्री दिल्ली में सर आया, कहता कि साहब एक पंडित जी आए हैं, वही पंडित जी हैं, उन्होंने कहा है जिन्होंने कर्नल के टाइम में आपको लेफ्टिनेंट जनरल का कहा था, हरिद्वार के हैं। हाँ। तो मैंने तो आई गॉट एक्साइटेड। क्या बात है। आई सेड प्लीज उनको बुलाइए। और वो पंडित जी आए। आई टोल्ड माय वाइफ, रानो दिस इज द पंडित जी जिन्होंने हमको उस वक्त में 1996 में लेफ्टिनेंट जनरल का बताया था। फिर हमने फिर मिठाई देखभाल ऐसे किया। तो उन्होंने फिर दो चीजें कही। पहला कि 3 महीने के बाद में आपको एक बहुत उच्च दर्जे का मेडल मिलेगा। और दूसरा बात उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बात 2015 की है। क्या उन्होंने कहा कि जनरल साहब आप एक दिन गवर्नर बनेंगे। क्या बात है। ये जो चमत्कार है ना, ये हरिद्वार का है, भूमि से ही है। और ना मैं उनको उसके बाद भी नहीं मिला, 96 के बाद में, फिर 2015 मिला और उसके बाद भी नहीं, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर भी नहीं है। लेकिन एक प्रभु के कॉर्ड के साथ में उनसे पक्का जुड़ा हुआ हूं। कमाल है। तो सर अभी जब आप गवर्नर बन के आए तब भी मुलाकात नहीं हुई? अवश्य ही। ऐसे कहते हैं ना, पता नहीं किस मोड़ पे नारायण मिल जाएगा, क्या अपने आप मिलेंगे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, विश्वास रखिए, अगर आपके मन में सपने हैं ना, अगर ईमानदारी से अगर सपने अगर आप देख रहे हैं ना, तो पूरे जरूर होंगे। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए कर्नल साहब की तरह, इसमें कोई महामहिम की तरह ईमानदारी होनी चाहिए, जिस ईमानदारी से इन्होंने जो है सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी, है कि नहीं। सर अब हम लोग आ जाते हैं देवभूमि पे। प्रधानमंत्री महोदय को देवभूमि से बहुत प्यार है। आपने देखा नई नई परियोजनाएं वो शुरू कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाला जो भविष्य है, जो सदी है, वो उत्तराखंड की होगी। आपके आने के बाद आपने ऐसे कौन कौन से काम किए, देखे, समझे? क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है वो किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है और इतनी बार सोच और विचार करते हैं कि मतलब जो काम करने वाला है वो थक जाए, लेकिन वो नहीं थकते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी के आए थे वहां पर नवंबर 2021 में, मेरा सौभाग्य था मैं उनके साथ बैठा था उसी स्टेज के ऊपर में। और जब वो कह रहे थे कि
21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो आई वाज सिटिंग देयर, आई कुड फील कि ये जो उन्होंने कहा है ये दिव्य है, ये प्रभु, ये शिव जी, ये वाहिगुरु जी का एक आदेश है। आई कुड सी द एक अलग ही एक वाइब्रेशन उस वक्त में मैंने देखी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उस स्तर के जो लीडर होते हैं वो एक चीज को दोबारा कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा जब अभी पिथौरागढ़ में आए जी। तो उन्होंने फिर दोबारा से कहा। तो ये कितनी शिद्धता से, कितनी दिव्यता से, कितनी पवित्रता से, कितनी शुद्धता से, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सेंटेंस है 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है, ऐसा लगता है कि प्रभु का एक ब्रह्मांड का एक आदेश है। आपने दूसरा सवाल किया कि यहां आने के बाद में आपने किस प्रकार से अपना मार्ग चुना। जी। मैंने शुरू के अंदर में मैंने एक फौज में एक चीज सीखी है कि आपका लक्ष्य, आपका मिशन एकदम बुलसाई का होना चाहिए। मतलब एक गोली एक दुश्मन, वो गोली वेस्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार आपका समय और आपका जिम्मेवारी वेस्ट नहीं हो सकती। मैंने शुरू में आकर अपने 5 मिशन बनाए, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि जब मिशन बनाते हैं तो एक हाथ के अंदर आ जाने चाहिए। क्या बात है। तो ये जो 5 मिशन है, पहला मिशन है रिवर्स माइग्रेशन। मुझे ऐसा लगता है रिवर्स माइग्रेशन हमारा नंबर 1 मिशन होना चाहिए, क्योंकि जिस परिवार से कोई कमाने वाला घर के बाहर गया है और घर में माता पिता, बच्चे और उनकी पत्नी अकेली है, तो आत्मा में, दिल में बहुत दर्द होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी जॉब, एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट के लिए बाहर गए हैं, हम उसको जॉब, एम्प्लॉयमेंट और पेमेंट यहीं पर देना चाहिए। ये मेरा पहला मुद्दा है। बहुत बढ़िया, प्लीज तालियां बजाइए, बहुत ही बड़ी सोच है ये। अगर ताली बजानी है ना, जोर से बजाइए ताकि आपको बहुत बढ़िया। दूसरा मुद्दा, सर, दूसरा मिशन है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और लोकल प्रोडक्ट्स। मुझे ऐसा लगता है जो शिव जी का, प्रभु का जो आशीर्वाद है हमको, वो बिल्कुल अलग है। जो हमारे यहाँ नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए कभी आप सोचना इस बात को कि बद्री गाय का जो दूध और जो उसका घी होता है, वो अमेरिका में, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में 50,000, 60,000 पर केजी मिलता है। वहां पर जो वो लेते हैं ना 60,000 रुपए में 1 केजी बद्री गाय का दूध, वो कहते हैं कि जो गाय खुद हिमालयस के शिव जी के आंगन का हर्ब्स खाती हैं, उनका दूध क्या होगा। क्या बात है। जब किसी को पता लगता है कि ये जो मशरूम है उसके अंदर में गंगा माता का पानी था और हिमालयस की हवा थी, दे आर रेडी टू पे एनीथिंग फॉर दैट। क्या बात। जो पिथौरागढ़ के अंदर में कीड़ा बूटी होती है, इन द ईस्ट दे आर रेडी टू पे 3 to 4 लाख रुपीस पर केजी, और यूरोप में दे आर रेडी टू पे 5 to 6 लाख रुपीस पर केजी फॉर कीड़ा बूटी। क्या बात। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमको खुद नहीं मालूम कि प्रभु का हमारे ऊपर में आशीर्वाद क्या है। दिस वी गॉट टू अंडरस्टैंड। तीसरा मेरा मिशन है वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल चाइल्ड वेलफेयर और सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं आपके साथ में एक चीज साझा करना चाहता हूं। आई हैव बीन टू ऑल हमारे 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके गांव, ब्लॉक, तहसील, 21 जो आगे वाले बिल्कुल बॉर्डर एरिया में गांव है, वहां पे मैं जाकर जब मैंने वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप और हमारी महिलाओं को मिला, तो मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन, कि पूरी दुनिया से हमारी जो उत्तराखंड की महिला हैं वो सबसे केपेबल एंड दे आर मोस्ट स्किलफुल और सबसे शक्तिशाली हमारे परिवार का सदस्य। क्या बात। और दूसरी बात, मैं चांसलर हूं, 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 24 हमारी निजी यूनिवर्सिटीज हैं। मैं जब भी उनके कॉन्वोकेशन में जाता हूं तो 60 to 70% जो डिग्री
अवार्ड, गोल्ड मेडल, पीएचडी हैं, वो हमारी बेटियां लेती हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये जो बहुत बढ़िया। लेख है ना, ये जो जीवन की लेख है, इसके नीचे क्या करंट है और उस करंट के अंदर में हमारी महिला और हमारी बेटियों का क्या स्तर है, बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट जो चौथा वाला है वो है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 21st सेंचुरी, तीसरा दशक, वो तभी पॉसिबल है जब हम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबिलिटी, रोड कनेक्टिविटी, एविएशन और जो रोपवे हैं, इनसे किस प्रकार से कनेक्टिविटी बनाते हैं। और जो पांचवा मिशन है, वो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में कोई ऐसा चमत्कार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गेम चेंजर, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट करने ही वाले हैं। मेरे को तो कभी कभी ऐसे रात को सपने आते हैं कि शिव जी बोल रहे हैं कि मैंने तो उत्तराखंड को 3 वरदान दिए हैं। पहला, स्पिरिचुअल टूरिज्म और टूरिज्म इन ऑल फॉर्म्स। क्या बात। और दूसरा, हार्टिकल्चर। और तीसरा वरदान है वेलनेस का, आयुर्वेद, मरम, योगा का। और ऐसा लगता है कि शिव जी को, प्रभु को क्या जवाब दें कि इतना बड़ा आशीर्वाद। मेरे को तो ऐसा लगता है अगर हम शिव जी के इस त्रिशूल रूपी 3 वरदान को समझ गए, उसके बाद में वी विल नॉट नो वेयर टू कीप द मनी विद अस। इतना हमारी अर्थव्यवस्था अलग से हो सकती है। प्रवीण भी सर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे। पूरा राज्य ये जानना चाहता है कि आप फौज में थे, अचानक से राज्यपाल कैसे बना, कि वो घटना क्या थी जब आपको कहा गया कि राज्यपाल बने, उसको बताइए, थोड़ा जनता जानना चाहती है। डॉक्टर प्रवीण जी ने पूछा है, और जो डॉक्टर होते हैं ना, वो बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। इन्होंने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि आप गवर्नर के लिए जा रहे हैं? सर, और मैं इसमें बिल्कुल सत्य और गहरा सत्य बोलूंगा। एक दिन फोन आया कि क्या मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से बोल रहा हूं? आई सेड जी। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आपको पीएमओ में बुलाया है 5:15 बजे। तो मैंने हाथ में कागज पकड़ा और कागज के पेन पकड़ा और कागज के ऊपर एकमकार लिखा एकदम। आई सेड मेरे को मालूम नहीं था किस लिए बुलाया है। मैंने सोचा क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद में टीवी में काफी आता था, डिफेंस के ऊपर में, सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर में। मैंने सोचा शायद कोई चाइना का टॉपिक होगा, पाकिस्तान का होगा, जहां कोई इस प्रकार होगा। सर। तो मैंने वाहिगुरु के ऊपर छोड़ दिया कि किस लिए बुलाया है सर। और मैंने, क्योंकि सीक्रेट होता है ऐसे, पीएमओ से आया है, तो मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। तो अगले दिन मैं जब पहुंचा वहां पर, तो जाने से पहले मैं सोच रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंटरव्यू वगैरह होती है। तो मैं अपने आप सोच रहा था क्या सवाल हो सकता है, उसका क्या जवाब होगा, जैसे आपके पास आने से पहले ऐसे सोच विचार था। तो जैसे मैं अंदर गया तो प्रधानमंत्री जी बैठे, तो उस वक्त में उनकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी, एकदम दिव्य रूप था। और मैं तो जाने से पहले वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा था। तो उन्होंने शुरू में ही कहा कि आपको उत्तराखंड के राज्यपाल के लिए नियुक्त किया है। और मुझे ऐसा लगा, एक तो पगड़ी भी डाली हुई और ठीक से सुनाई भी नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा अपने आप से क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ऐसे करते करते 20 मिनट उन्होंने कुछ एक जो वार्तालाप हुआ, मैंने उनको उस वक्त में कहा कि मैंने कहा कि 2008 की बात थी सर, कि मैं जब ब्रिगेडियर था तो नेशनल डिफेंस कॉलेज की तरफ से हम लोग एक टूर में गए थे अहमदाबाद में। तो उस वक्त में माननीय प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने 1 घंटा हमको ब्रीफ किया था उस वक्त में, और 30 मिनट में क्वेश्चन आंसर थे। तो मैंने कहा कि मुझे पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ था, 2008 में ब्रिगेडियर के रूप में हम अहमदाबाद आए थे, तो आपने ब्रीफिंग किया था, और उस चाय के वक्त में हम सब ऑफिसर्स ने कहा कि एक दिन आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, बात थी 2008 की और मैं मिल रहा था 2021 में। सर। उन्होंने कहा, हाँ जनरल साहब, मुझे याद है कि आप लोग 13 आए थे, उसमें 3 फॉरेन ऑफिसर्स भी थे। कितनी बारीक उनकी याददाश्त है। यही प्रधानमंत्री जी की खासियत है कि उनको सब कुछ याद रहता है।
और आप कैसे बैठे हैं, आपके हाथ का हरकत क्या है, आपका चेहरा, आपकी आंखें कहाँ देख रही हैं, वो सब देखते रहते हैं। यही कमाल है उनका। सर, तो उसके बाद में जैसे मैं बाहर निकला, कॉरिडोर में कोई नहीं था, तो मैंने अपने हाथ जोड़े, ऊपर देखा, मैं वाहेगुरु, कमाल है, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। गए देन आई वेंट एंड सैट ऑन द सेम चेयर, जिस चेयर पे मैं अंदर जाने से पहले बैठा था, फिर वापस आके उसी चेयर में मैं बैठा और मैंने अपने आप को बोला कि क्या बात है। मैंने अपने आप को बोला कि जस्ट टेक स्टॉक कि हुआ क्या। 20 मिनट पहले मेरे को मालूम नहीं था, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आशीर्वाद दिया है, तो मैं जब कुर्सी में बैठा तो मैंने आंख बंद की, तो मैंने बोला हुआ कैसे। फिर मैंने अपने आप को कहा कि अंदर से ये आवाज आई कि जो बचपन से, जो स्कूल से हम सीखते आ रहे थे, भगवान कृष्ण कहते हैं आप अपना कर्म करते जाओ, फल आपको अवश्य मिलेगा, ये उसके कारण हुआ। बहुत ही बढ़िया। दूसरा मैंने कहा कि गुरमीत, ये आपको नहीं, ये पूरे समस्त भारत के सैनिकों का सम्मान दिया है। बहुत बढ़िया। तीसरा मैंने अपने आप को कहा कि ये गुरमीत तेरे को नहीं, ये पूरे विश्व के गुरु नानक नाम लेवा, सिख धर्म, क्योंकि तू गुरुओं के नाम पर चला है, ये उन सबको मान और सम्मान दिया है। और फिर मैंने एक क्वेश्चन बड़ा मासूमियत से वाहेगुरु को किया। मैंने आंख बंद करके वाहेगुरु को बोला कि वाहेगुरु हुण मेरे वास्ते की हुक्म है। क्या बात है। तो अंदर से एक आवाज सी आई कि हुण तू सेवा कर। वाह भाई, जोर से ताली बजाइए। बहुत बढ़िया। तो मैं उस क्षण से, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा इंडियन आर्मी के अंदर में 40 साल, मैं तो इन्फेंट्री ऑफिसर हूं, 8 काउंटर टेररिज्म, मेरे कई साथी शहीद हो गए, मेरे कई ऑफिसर जो साथ थे शहीद हो गए, और भगवान ने मुझको आशीर्वाद देके बचा के रखा। और अभी मेरे सामने में 3 चुनौतियां हैं उस क्षण से लेकर कि मैं सेवा का क्या मतलब समझूं, मैं कर्म और कल्याण का क्या मतलब समझूं। ये जो 3 शब्द हैं, यही मेरे को हर वक्त बोलते रहते हैं कि इनके ऊपर रिसर्च करो और अपना कार्य करो। और एक और बात कहना चाहता हूं कि शुरू में आते ही, क्योंकि शिव जी की भूमि है, मैंने अपने आप को एक त्रिशूल के रूप में एक अपने आप को बताया कि मेरी क्या जिम्मेवारियां हैं। पहला कि मैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के अपहोल्ड के लिए हूं, बिकॉज आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। दूसरा, मैं लोकतंत्र की प्रणाली को आगे ले जाने के लिए हूं। और तीसरा, गवर्नर की डिग्निटी और गरिमा को किस प्रकार बनाए रखना है। ये त्रिशूल मेरे को एक लक्ष्मण रेखा से बांधता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैं समझता हूं कि मां महिम से बात करने के लिए तो ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन समय की बाध्यता होती है। मां महिम, मैं समझता हूं कि जिस तरह से आपका विश्वास है वाहेगुरु को लेके, वो अद्भुत है। उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, अंदर से मैं बहुत इमोशनल हो गया हूं। मुझे लगता है कि ये कमाल का विश्वास है, और उस विश्वास ने आपको आज कहां से कहां पहुंचाया है। आपके कर्म का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, आपके लक्ष्य का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपके साथ आसपास रहने वाले लोगों का भी उतना ही बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सोच विशाल है, और आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि आपकी इस विशाल सोच से उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलने वाला है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस सोच और जिस लक्ष्य के साथ मां महिम को यहाँ पर भेजा गया है, वो सोच और लक्ष्य पूरा भी होगा, दुनिया देखेगी भी, और दुनिया में, देश में उत्तराखंड का नाम भी होगा। हम लोगों को आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। मैं इस क्षण में और आपके माध्यम से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिवाली की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, और आने वाले समय में खुशहाली, समृद्धि, हमारे प्रदेश के अंदर में विकास। और देखिए, अभी जो हमने माघ उत्तराखंड ने लिया है, वो अलग माघ है। अभी हमारी फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, विकास और टेक्नोलॉजी के ऊपर में है। आपने देखा कि किस प्रकार G20 ने हमारा पूरा नाम ही अलग स्तर पर ले गए हैं।
आपने देखा कि किस प्रकार अभी इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कुबेर जी को भी आज प्रार्थना करूंगा कि अपने भंडार उत्तराखंड के लिए दिवाली के वक्त में हमारे सबको दीजिए। जय हिंद। थैंक यू।